हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रडार सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। इस रडार सिस्टम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमेशा आपके एग्जाम में हर एक ईयर में हर एक सेमेस्टर एग्जाम में इस यूनिट से ये क्वेश्चन जरूर आता है। और ये कितना नंबर का आता है? तो ये 6 नंबर में पूछे जाते हैं। आपको 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, जो कि क्या है, टॉपिक है आपका रडार रेंज इक्वेशन। रडार रेंज इक्वेशन। तो चलिए ये इस रडार रेंज इक्वेशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये क्या है और ये कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो चलिए ये हम लोग आगे देखते हैं कि ये कैसे ये कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले कुछ हमारे टर्म हैं जो कि हमको क्या करने हैं, मानने हैं। जैसे एक हमारा रडार होगा, तो रडार में क्या होगा, मैंने बेसिक एलिमेंट में आपको बताया है। क्या क्या बेसिक एलिमेंट बताए हैं? तो आपका एक रिसीवर होगा, रिसीवर आगे से नहीं, आगे स्टार्ट करते हैं। ट्रांसमीटर होगा, ट्रांसमीटर होगा और रिसीवर होगा, और उसके बाद डुप्लेक्सर होगा, और उसके बाद एंटीना होगा, और उसके बाद रडार डिस्प्ले होगा। ये 4-5 जो है वो क्या है, बेसिक एलिमेंट ऑफ रडार सिस्टम है। तो चलिए आइए हम लोग इसके हेल्प से हम लोग समझते हैं कि क्या है और ये इक्वेशन को हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ टर्म लिखा हुआ है। ये टर्म में क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है कि द एक्सप्रेशन ऑफ रडार रेंज, रेंज ऑफ रडार, रडार के रेंज का ये एक्सप्रेशन है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर, हम लोग कुछ मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? तो कुछ एक वैल्यू को मान रहे हैं कि ये कहलाएगा, जिससे हमको इंडिकेट करते हैं ताकि हमको ये इक्वेशन को प्रूव करने में हेल्प मिले। जैसे कैपिटल आर से क्या है, तो डिस्टेंस टू ए टारगेट, टारगेट से डिस्टेंस के बीच का जो हमारा है वो दूरी है, वही हमारा कैपिटल आर है। और ये कैपिटल आर क्या कहलाएगा? तो रेडियस कहलाएगा, जो स्फीयर बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पे समझिए, ये मान लिया जाए रडार है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे कोई टारगेट है हमारा। ठीक है, तो इसके बीच के जो डिस्टेंस होगा वो आर कहलाएगा, और इसके द्वारा जो ये गोला बनेगा, रेडियस मतलब कि इसको कहते हैं स्फीयर जो बनेगा, तो उसके लिए ये दूरी क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। तो ये ऐसे इसको है। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे वहां पे, तो कैसे ये कितना होगा इसका एरिया वो हम लोग देखेंगे वहां पे। उसके बाद कह रहा है एस, कैपिटल एस बराबर क्या है, इक्विवेलेंट एरिया ऑफ ए टारगेट। इस टारगेट का कुछ ना कुछ तो शेप होगा अपना, तो इस शेप का कुछ ना कुछ तो एरिया होगा। तो इस टारगेट के इक्विवेलेंट एरिया को ही हम लोग कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं। जैसे टारगेट क्या हो सकता है, कोई प्लेन हो सकता है, टारगेट क्या हो सकता है, तो कोई ट्रक हो सकता है। तो उसका कोई ना कोई एक इक्विवेलेंट एरिया होगा, जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर रहे थे, पता लगा रहे थे कि ये ट्रक है या बस है, पढ़ाए थे हम। तो ये हो गया एस। एस किसका एरिया है? तो इक्विवेलेंट एरिया ऑफ ए टारगेट है, टारगेट का इक्विवेलेंट एरिया। फिर देखिए कैपिटल पी स्मॉल टी लिखा हुआ है, तो ये क्या है, पावर ट्रांसमिटेड बाय ट्रांसमीटर, पावर ट्रांसमिटेड बाय ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर। ठीक है, उसके बाद है कैपिटल पी स्मॉल आर, ये क्या है, तो इको पावर। देखिए यहां से पीटी से क्या हो रहा था, मतलब ट्रांसमीटर से पावर को रेडिएट किया जा रहा था, यहां के ट्रांसमीटर से पावर को रेडिएट किया जा रहा था, और वो सिग्नल कहां जा रहा था, वो सिग्नल कहां जा रहा था, तो इस टारगेट के पास आ रहा था टकरा करके, फिर वो वापस आ रहा था। तो उसी को हम लोग क्या कहते थे, इको सिग्नल। तो उस इको सिग्नल का पावर एब्जॉर्ब बाय रिसीवर, किसके द्वारा, रिसीवर एलिमेंट के द्वारा एब्जॉर्ब करने वाला जो पावर होगा उसको हम लोग कैपिटल पी स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। उसके बाद है जीटी। जीटी क्या है, तो ये गेन है किसका, तो ट्रांसमीटर का। कह रहा है कि पावर गेन ऑफ द टीएक्स, टीएक्स मीन्स हो गया ट्रांसमीटर, रिलेटिव टू आइसोट्रोपिक रेडिएशन। आइसोट्रोपिक रेडिएशन कहने का मतलब क्या हुआ, तो उस एंटीना में जो हमारा आइसोट्रोपिक एंटीना लगा हुआ है,
जिससे जो हमारा पावर रेडिएट हो रहा है उसी का ये गेन दर्शाने को काम कर रहा है। उसके बाद कह रहा है जी आर बराबर पावर गेन ऑफ आर एक्स रिलेटिव टू आइसोट्रोपिक रेडिएटर। फिर से वही बात, अब यहाँ पे जीटी था तो वो ट्रांसमिटेड पावर का गेन है, और जो जी आर है वो जो रिसीव हो रहा है सिग्नल उसका गेन है। ठीक है, उसके बाद लेमडा बराबर तो हम लोग जानते हैं कि वेवलेंथ होता है। ए नोट का मतलब क्या हो गया, कैप्चर एरिया ऑफ द रिसीवर। कोई रिसीवर के द्वारा जो कैप्चर एरिया, जैसे ये यहां से सिग्नल आ रहा है, इको सिग्नल जो लौट करके आ रहा है, उस इको सिग्नल के द्वारा इस टारगेट का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक एरिया है जो कि वो फाइंड आउट करता है, तो वही कह रहा है कैप्चर एरिया ऑफ द रिसीवर। उसके बाद ए बराबर क्या है, ए बराबर है अपर्चर एरिया ऑफ रिसीवर। ठीक है, तो इतने सारे फंडामेंटल टर्म थे जिनका यूज करेंगे हम लोग इस इक्वेशन में, तो ये सारे टर्म आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसको आप दिमाग में रखिएगा, समझिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके हेल्प से क्या करते हैं, इसके रडार रेंज को हम लोग फाइंड आउट करने की करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग देख रहे थे ये रडार हो रहा था, ये टारगेट हो रहा था, इस पॉइंट का दूरी जो है टारगेट से रडार के बीच का डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल आर मान रहे थे। तो इसके रेडियस में जो हमारा ये गोला बन रहा है, ये स्फेयर बन रहा है, उस स्फेयर के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, आगे सरफेस एरिया निकालेंगे। तो वही कह रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर ऑफ ए रेडियस आर। हम लोगों ने देखा टारगेट से रडार के बीच की डिस्टेंस को हम लोगों ने क्या लिया है, कैपिटल आर लिया है। तो इसके रिस्पेक्ट में उस एरिया जो वो उसका रेंज होगा, उसका एरिया कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं स्फेयर के एरिया बराबर फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, जो हमारा रेडियस है उसका स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्या, सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, जो हमारा टारगेट और रडार के बीच में जो ये स्फेयर बन रहा है, इस एरिया के सरफेस एरिया हो गया। उसके बाद कह रहा है कि ट्रांसमिटेड पावर इन वेव डायरेक्शन, जो हमारा सिग्नल को जब ट्रांसमिट किया जा रहा है तो उस ट्रांसमिटेड सिग्नल में कितना पावर होगा, तो वो पावर कितना होगा, तो पीटी बराबर ट्रांसमिटेड पावर हो गया इनटू जीटी, जीटी मींस हो गया गेन ऑफ ट्रांसमीटर, पीटी बराबर पावर ट्रांसमिटेड फ्रॉम ट्रांसमीटर, और इनटू में क्या हो गया, पावर गेन ऑफ ए ट्रांसमीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ये हो गया आपका ट्रांसमिटेड पावर इन वेव डायरेक्शन। देखिए ये ट्रांसमिटेड पावर है वेव डायरेक्शन का पूरे एरिया के लिए। अब हम इसको क्या करेंगे, पावर पर यूनिट एरिया, ये जो एरिया हमारा निकला 4 पाई आर स्क्वायर, इसके एक यूनिट पे कितना एरिया होगा, कहने का मतलब 1 जो होगा 1 होगा, उसके लिए कितना होगा, तो पावर पर यूनिट एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखिए चूंकि इसलिए आप लोग बनाते होंगे बहुत सारा हिसाब, जैसे यहाँ पे एरिया कितना दिया हुआ था 4 पाई आर स्क्वायर, इस एरिया के लिए जो हमारा रेडिएटेड पावर था वो कितना था, ट्रांसमिटेड पावर था वो कितना था, पीटी इंटू जीटी, इसलिए एक के लिए क्या हो जाएगा, एक के लिए क्या हो जाएगा, पीटी इंटू जीटी बटा में 4 पाई आर स्क्वायर। दिख रहा है आप लोगों को, क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, हाँ तो ये हो जाएगा। तो वही चीज यहां पे देखिए लिखा हुआ है, पावर पर यूनिट एरिया बराबर पीटी इंटू जीटी बटा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है कि द टोटल पावर इंटरसेक्ट बाय टारगेट हैविंग ए एरिया। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि एस क्या माना है, कैपिटल एस, इक्विवेलेंट एरिया ऑफ ए टारगेट। कहने का मतलब ये जो रेडिएटेड सिग्नल आया वो टारगेट से स्ट्राइक किया तो उस टारगेट का जो एरिया है, इक्विवेलेंट एरिया है उसका। ठीक है, तो वही कह रहा है कि द टोटल पावर इंटरसेक्ट, कितना पावर उसके एरिया से इंटरसेक्ट करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि एरिया कितना है, एस है, और पर यूनिट एरिया हम लोग निकाले हैं कितना है, पीटी इंटू जीटी बटा 4 पाई। कहने का मतलब एक यूनिट एरिया के लिए हमको पावर जो है वो कितना है, इतना है। तो एस यूनिट एस एरिया के लिए पावर कितना हो जाएगा, तो एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे अभी देखिए एक के लिए हम लोग निकाल दिए हैं, अब इसलिए एस हमको एरिया है, एरिया इंटरसेक्टेड टारगेट का इंटरसेक्टेड एरिया कितना है, कैपिटल एस है, तो एस के लिए कितना हो जाएगा, तो इतना में इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीटी इंटू जीटी बटा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एस।
वही यहाँ पे लिखा हुआ है। एरिया बराबर क्या हो गया, पीटी इंटू जीटी बटा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आप लोग चूंकि इसलिए से ऐसा हिसाब बहुत बनाए होंगे, ठीक है, तो आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब कह रहा है कि जो हमारा इको पावर होगा वो पर यूनिट एरिया कितना होगा। यहां पे अब इको पावर की बात आ रहा है। अब रिसीवर के पास आ गया है ये सिग्नल, वो जो इंटरसेक्टेड पावर है उसका पर यूनिट एरिया पूछ रहा है। तो देखिए ये हमारा क्या हुआ, एस वाले क्रॉस सेक्शनल टोटल एस है, जो कि एस क्या है, टोटल टारगेट का, रिसीविंग का टारगेट का जो टोटल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वो है। अब कह रहा है कि नहीं, हमको टोटल एरिया के लिए नहीं, पर यूनिट एरिया के लिए निकालिए। तो पर यूनिट हम लोग क्या है, इतना है। अब इसको क्या करेंगे कि पीटी इंटू जीटी। अब हमको इको पावर कह रहा है कि पर यूनिट एरिया, तो अभी हम लोगों ने देखा पर यूनिट एरिया के लिए 4 पाई आर स्क्वायर से हम लोग डिवाइड कर दे रहे थे। तो यहाँ पे भी 4 पाई आर स्क्वायर से, ये जितना एरिया है उसमें 4 पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया इको पावर का पर यूनिट एरिया। अब कह रहा है कि देन पावर रिसीव्ड बाय रिसीविंग सिस्टम, ये जो पीआर है वो रिसीविंग पावर है, जो हमारा रिसीवर है वो कितना पावर करेगा, रिसीव करेगा। तो देखिए ए नोट क्या है, ए नोट क्या है, तो कैप्चर एरिया ऑफ द रिसीवर। ये जो रिसीवर है, रिसीवर का एंटीना जो है वो कितना एरिया को कैप्चर किया। तो मान लिया जाए उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पूरा कितना था, टारगेट का कितना था, कैपिटल एस, लेकिन वो पूरा एरिया को न लेकर के ए नोट एरिया को क्या किया, कैप्चर किया। तो ए नोट के लिए कितना हो जाएगा इसका रिसीविंग पावर, तो ये कितना हो जाएगा, पर यूनिट के लिए हम लोगों ने इतना निकाला है। तो ए नोट के लिए कितना हो जाएगा, ए नोट है रिसीवर द्वारा जो कैप्चर एरिया है वो क्या है, ए नोट है। तो देखिए पर यूनिट के लिए इतना है, तो ए नोट के लिए कितना हो जाएगा, तो ए नोट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हम लोग देखे चूंकि इसलिए से, ठीक है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और ये मल्टीप्लाई हो गया। तो पर यूनिट के लिए मतलब कि ए नोट के लिए जितना भी पावर है रिसीवर के द्वारा रिसीव किया जा रहा है वो आपको मिल जा रहा है। अब कह रहा है कि हम लोग जानते हैं, वी नो दैट द गेन ऑफ ए रिसीविंग एंटीना, एक रिसीविंग एंटीना का गेन कितना होता है, तो जी आर से क्या हो गया, गेन ऑफ रिसीविंग एंटीना, ये कितना होता है, तो 4 पाई ए नोट बटा लेमडा स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई ए नोट बटा लेमडा स्क्वायर। अब देखिए यहां पे एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़े हैं कि यहां पे हम लोग क्या करते हैं, रडार में एक ही एंटीना को ट्रांसमिटिंग के लिए और एक ही एंटीना को रिसीविंग के लिए किसके मदद से, तो डुप्लेक्सर सर्किट की मदद से हम लोग यूज कर लेते हैं। तो वही लिखा हुआ है, सिंस सेम एंटीना यूज्ड फॉर रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन, दस कह रहा है कि रिसेप्शन और ट्रांसमिशन के लिए हम लोग किस एंटीना का यूज कर रहे हैं, तो एक ही एंटीना का यूज कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका ट्रांसमिटिंग गेन होगा और रिसीविंग गेन होगा वो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ये जी आर था और वो जी आर क्या है, रिसीविंग गेन जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो जीटी बराबर क्या हो जाएगा, जीटी बराबर जी आर हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही एंटीना है, दोनों का गेन बराबर रहेगा। अब देखिए हमको पी आर बराबर क्या आया था, पी आर बोले तो रिसीविंग पावर बराबर क्या आया था, पीटी इंटू जीटी, क्या आया था, जीटी। तो यहां पे जीटी किसके इक्वल है, जी आर के। तो जीटी जो है वो रिप्लेस हो गया देखिए जी आर से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एस का एस ही रहने दिए, एस का एस ही रहने दिए, और ये ए नोट क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये ऊपर में आके मल्टीप्लाई में हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नीचे में क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे में देखिए दोनों क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब कह रहा है कि पुट द वैल्यू ऑफ जी आर, यहां पे अभी जीटी को रिप्लेस किए जीआर से क्योंकि दोनों इक्वल है। अब जीआर का वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 4 पाई ए नोट बटा लेमडा स्क्वायर। इस वाले वैल्यू को उस जीआर के जगह पे पुट करेंगे, जीआर के जगह पे ये पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, देखिएगा जी आर से है 4 पाई ए नोट, तो यहां पे देखिए 4 पाई ए नोट हो गया और नीचे में ये लेमडा स्क्वायर हो गया और बाकी सेम टू सेम ऊपर वाला नीचे लिखा हुआ जी आर के जगह पे 4 पाई ए नोट ऊपर में और लेमडा स्क्वायर बराबर नीचे में, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखिए कुछ कटेगा, 4 पाई से ये 4 पाई को हटा दीजिए और कुछ
नहीं, तो क्या बचेगा, पीटी बचेगा, पीटी को लिख दिए, ए नोट बचेगा, ए नोट और ए नोट दो गो है तो ए नोट का स्क्वायर हो गया और एस का एस रह गया। नीचे में क्या बचेगा, तो नीचे में 4 पाई बचेगा और आर का स्क्वायर है और आर का स्क्वायर है तो ये दोनों इंटू होगा तो आर का पावर 4 हो जाएगा और ये लेमडा स्क्वायर आ गया। अब देखिए इसको तिरछा तिरछी गुना कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे, तो इसके नीचे एक है, इससे गुना होगा तो ये जितना है उतना ही रह जाएगा, एक से गुना करेंगे तो जितना है उतने रह जाएगा। अब इधर पी आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू लेमडा स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हमको रेंज निकालना है ना, तो आर से ये हो गया आर का पावर स्क्वायर, यहां से आर का पावर स्क्वायर को इधर ही रहने दिए, अब बाकी जो है वो इधर आएगा तो क्या, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा, तो यहाँ पे पी टी ए स्क्वायर एस बटा पी आर आ गया भागा में 4 पाई आ गया भागा में और लेमडा स्क्वायर आ गया। अब यहां से आर बराबर रडार रेंज बराबर क्या हो जाएगा, ये सबका 1/4। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन हुआ दोस्तों, यही इक्वेशन हमारा कहलाता है इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ रडार रेंज। ठीक है, तो ये रडार रेंज का इक्वेशन है। अब देखिए यहां से कुछ टर्म आपको समझने को मिलेगा कि ये जो हमारा रडार रेंज होगा वो कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। तो कब मिनिमम होगा, देखिए पी आर का वैल्यू, पी आर क्या था, तो देखिए इको पावर एब्जॉर्ब्ड बाय रिसीवर, अगर इसका वैल्यू बढ़ेगा, पी आर का वैल्यू बढ़ेगा इंक्रीज करेगा तो देखिए ये ज्यादा होगा तो भागा देंगे ज्यादा नंबर से ये वाला संख्या में, तो उसका आंसर जो कैलकुलेशन होगा वो कम आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, रेंज का वैल्यू, ओवरऑल रेंज का वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पी आर का वैल्यू अगर डिक्रीज करेगा तो हमारा रेंज का वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो अगर पी आर मिनिमम होगा तो रेंज का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये दो पॉइंट थे जो कि आपको याद रखने थे। इस तरह से हम लोगों ने रडार रेंज के इक्वेशन को देखा और ये क्वेश्चन हमारे सेमेस्टर में हर एक सेमेस्टर में पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। और कितने नंबर में, तो 6 नंबर में है। कुछ नहीं, आपको लग रहा है इतना सारा क्या है, लेकिन 1-2 बार इसको वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा और देखने के बाद सेम टू सेम लिखने का भी प्रयास कीजिएगा। 2-3-4 बार आप इसको लिख लीजिएगा, ये आपको खिचड़ी की तरह आसान हो जाएगा। समझ गए? तो ये आपका काम है रिवीजन करना, लिख लिख करके रिवीजन करना। बार बार मैं कहता हूं कि एग्जाम में आपको लिखने को आता है, याद करके बोल करके सुनाने को नहीं आता है, इसलिए लिख करके प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एग्जाम में अक्सर यही होता है कि हम वहां जाते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं, पता चला कि अभी 4 नंबर वाला 5 क्वेश्चन पूरा भी नहीं किया और हमारे पास आधा घंटा का समय बच रहा। क्यों? क्योंकि हमने लिखने की प्रैक्टिस नहीं की, टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाया और हमारा 6 नंबर वाला 2-3 क्वेश्चन छूट जाता है। तो इसलिए लिख करके प्रैक्टिस करने से क्या होता है, स्टोर भी हो जाता है, माइंड में पूरा याद भी हो जाता है और आपका एग्जाम में अच्छा खासा लिखने का प्रैक्टिस रहता है। तो आप आसानी से आप पेपर 3 घंटे का 2.5 घंटे में पूरा कर लेते हो। तो इसलिए लिख करके प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ और नए यूनिट के साथ। तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।